हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो वही है डेवलपमेंटल स्टेज, जिसमें 2 स्टेज आपकी हो चुकी थी। तीसरी स्टेज आज मुझे करानी थी, तो पहले थोड़ा सा हम पहला ही रिवाइज़ कर लेते हैं कि प्रीनेटल स्टेज जो होती है वो हमारी पहली स्टेज होती है डेवलपमेंट के अंदर। तो प्रीनेटल स्टेज में सबसे ज़्यादा क्या होता है, आपको मैंने बताया था, ग्रोथ सबसे ज़्यादा वहाँ पे होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे तेज गति से जो वृद्धि होती है वो किस अवस्था में होती है, तो आप प्रसव पूर्ण अवस्था इसका आंसर लगाएंगे। ठीक है, तो बिफोर बर्थ डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा तेज ग्रोथ यहाँ होती है। तीसरा, क्या जो डोमेन्स हैं, मतलब तीनों क्षेत्रों में डेवलपमेंट होता है या केवल फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे का होता है, तो आप आंसर देंगे कि ऑल डोमेन्स डेवलप। तो तीनों डोमेन्स यहाँ डेवलप होते हैं। चाइल्ड की एक्टिविटीज़ आपकी विद इन द वूम्ब शुरू हो जाती है, यानी कि माँ के गर्भ में ही उसकी एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती हैं। तो सराउंडिंग के साथ रिस्पॉन्डिंग, मतलब वो जो अंदर एक्टिविटीज़ कर रहा है ना, वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। तो यहाँ से तो यही सवाल बनेंगे। अगली स्टेज मैंने आपको बताई थी इन्फेंसी, यानी कि शैशव अवस्था, जो जन्म के बाद और उससे मतलब जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद से 2 साल तक ये अवस्था रहती है, शैशव अवस्था। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन थे, इसमें भी ग्रोथ होती है लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं होती। सबसे तेज़ जो ग्रोथ होगी वो प्रीनेटल स्टेज वाले में ही होगी, ठीक है, इन्फेंसी में नहीं होती। तो ग्रोथ फास्ट होती है बट प्रीनेटल स्टेज के कंपैरिजन में कम होती है। पूरा कंट्रोल बॉडी पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं आ पाता, मतलब कुछ कुछ चीज़ों में बच्चा कंट्रोल करना सीख जाता है लेकिन फुल कंट्रोल नहीं हो पाता। जैसे चीज़ें पकड़ना वो सीख जाता है। लैंग्वेज का डेवलपमेंट यहाँ स्टार्ट होता है। याद रखना, डेवलप नहीं होता पूरी तरीके से, स्टार्ट हो जाता है। अगर क्वेश्चन में आए कि डेवलप कब होता है तो आंसर अलग होगा। अगर क्वेश्चन आए कि स्टार्ट कब होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो आंसर आप करेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम इन्फेंसी, यानी कि शैशव अवस्था से ये स्टार्ट होता है। सोशो इमोशनल डेवलपमेंट भी यहाँ पे होने लगता है, स्टार्ट हो जाता है। इमिटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमिटेशन बच्चा कब करना शुरू कर देता है, तो वो इन्फेंसी में। कई बार इमिटेशन पे तो सवाल आया भी है। इमिटेशन का मैंने आपको कल भी मीनिंग बताया था। इमिटेशन का मतलब होता है कि बच्चा आपको देख के सीख रहा है, यानी कि जैसा आप व्यवहार उसके सामने कर रहे हो ना, वो आपको देख देख के वो चीज़ें खुद में ला रहा है। तो वो होता है इमिटेशन, यानी कि नकल करना, अनुकरण करना। आप उसके सामने ताली बजाओगे वो भी ताली बजाएगा, आप उसके सामने हंसोगे वो भी हंसने लगेगा। तो जैसे जैसे आप फेस बनाओगे ऐसे ऐसे वो बनाने की कोशिश करेगा। तो मेरा मतलब यहाँ पे ये है कहने का, बच्चा बाहर नहीं जाता, इसलिए जो सोशलाइजेशन होता है या सोशो इमोशनल डेवलपमेंट होता है वो घर वालों के अनुसार ही होता है उसका, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के पास ज़्यादा है इस एज में, तो वो उन्हीं से सब कुछ सीख रहा है। टॉय एज इसको कहा जाता है, खिलौने की अवस्था इन्फेंसी को ही कहा जाता है। अब हमारी जो थर्ड स्टेज है वो है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, यानी कि पूर्व बाल्य अवस्था। तो जो पूर्व बाल्य अवस्था होती है वो कब से स्टार्ट होती है, 2 से 6 साल। तो इस स्टेज में होता क्या है, स्पीड ऑफ ग्रोथ और भी कम हो जाती है। प्रीनेटल स्टेज में मैंने बताया ग्रोथ की स्पीड सबसे ज़्यादा रहती है। बच्चा एक पिन पॉइंट सेल से लेके और पूरा 16-17 इंच तक लंबा हो जाता है, ठीक है, वो भी 9 महीने के पीरियड के अंदर, है ना। और उसके बाद जब आपकी इन्फेंसी स्टेज आती है, स्टेज नंबर 2, जिसका नाम है इन्फेंसी, तो उसमें क्या होता है, उसमें ग्रोथ होती है बच्चे की, ठीक ठाक बढ़ता है लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता जितना वो प्रीनेटल स्टेज में होता है, ठीक है। अब जब अर्ली चाइल्डहुड स्टेज की बात होती है तो इसमें और भी ग्रोथ में गिरावट आती है, मतलब उसकी ग्रोथ जो होती है वो कम हो जाती है, उसकी वृद्धि की गति कम हो जाती है। उतनी तेज़ी से बच्चा नहीं बढ़ पा रहा होता जितना कि प्रीनेटल स्टेज में और उसके बाद फिर इन्फेंसी में बढ़ रहा था। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हमारा जो फिज़िकल डेवलपमेंट है
जो फिज़िकल डेवलपमेंट है वो डिक्रीज़ हो रहा है ना। प्री नेटल में सबसे ज़्यादा, इन्फेंसी में उससे थोड़ा कम हुआ, अब अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में थोड़ा सा और कम हो गया, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था में और थोड़ा कम हुआ। अब देखिए यहाँ बच्चा अपनी बॉडी पे पूरा कंट्रोल करना सीख जाता है। 2 से 6 साल का बच्चा आप रिलेट कर सकते हो कि वो अपने आप भाग दौड़ सकता है और अपने आप को संभाल सकता है, गिरने से बचा सकता है। जबकि जब जन्म के बाद से 2 वर्ष की जब आयु होती है बच्चे की, उसमें आपको उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है ना। मोर इंटेंस सोशलाइजेशन, इस लाइन का क्या मतलब है? मोर इंटेंस सोशलाइजेशन का मतलब अब बच्चा क्या है, बाहर जाने लगा है, मतलब आप उसे दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए लेके जाते हो। जैसे कि बच्चे पार्क वगैरह में खेलने जाते हैं, 2 से 6 साल तक के बच्चे पार्क में खेलते हैं और वो सभी तरह के बच्चों के साथ खेलते हैं। तो इसमें सोशलाइजेशन बहुत तेज़ी से होता है। बच्चा स्कूल भी जाने लगता है, इस स्टेज में बच्चा स्कूल जाने लगता है तो टीचर्स से भी सीखता है, स्कूल में भी उसको बच्चे मिलते हैं, तो वहाँ पे इसका सोशलाइजेशन, यहाँ पे सोशलाइजेशन बड़ा तेज होता है, सबसे तेज समाजीकरण होता है। ठीक है। अब मोर सेल्फ सफिशिएंट, बच्चा क्या होता है, सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है, यानी कि वो अपनी चीज़ें खुद करना स्टार्ट कर देता है, जैसे खाना खाना और कई बारी कपड़े पहनना। तो इस एज में बच्चा क्या करता है, अपने काम काफ़ी हद तक खुद करने लगता है, पेरेंट्स पे इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं रहता। तो जो पेरेंट्स हैं उनका थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे इन्फेंसी के कंपैरिजन में कम हो जाता है। उसके पीयर्स यानी उसके साथ के जो बच्चे हैं, पीयर्स बोला जाता है, तो उनके साथ जो उसका इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पेरेंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो थोड़ा सा कम हो गया और पीयर्स का ज़्यादा हो गया। अब आगे देखिए, मॉरल डेवलपमेंट बिगिंस, यानी कि जो वो नैतिक विकास की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। बच्चे मॉरल वैल्यूज़ सीख जाते हैं क्योंकि वो स्कूल भी जा रहे हैं, तो स्कूल में भी सीख रहे हैं, घर पे पेरेंट्स के साथ रहते हैं, फिर पार्क में उन्हें बच्चे मिलते हैं अपनी हम उम्र, तो इसलिए उनका मॉरल डेवलपमेंट भी इस स्टेज में शुरू हो जाता है। अब यहाँ मैंने वही चीज़ बताई कि पीयर ग्रुप को ज़्यादा, जो पीयर ग्रुप्स हैं उनको ज़्यादा ये प्रेफरेंस देना शुरू कर देते हैं। और ये देखिए यहाँ मैंने इनकी फ़ोटो भी ली है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इतना बड़ा बच्चा जो होता है वो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में आता है, जिसमें बच्चों का सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और वो दूसरे बच्चों के साथ भी घुलना मिलना शुरू कर देता है। अब वो हर तरीके के बच्चे से के साथ खेलता है, मतलब पार्क में जाएगा, सभी बच्चे उसके लिए इक्वल होते हैं, वो सबसे बात करेगा, चाहे उसमें लड़का हो चाहे लड़की हो, तो यहाँ पे जेंडर बायसनेस नहीं आती है ना। प्री गैंग एज होती है ये। गैंग क्या होता है, देखिए एग्जाम्पल से ये चीज़ समझाती हूँ कि गैंग का मतलब क्या है। देखिए जब बच्चे अपने ग्रुप्स बनाने शुरू कर देते हैं ना, कि ये देखा होगा कि बच्चे दोस्त भी अपने कुछ गिने चुने दोस्त बनाते हैं और सिर्फ उन्हीं के साथ ग्रुप में रहते हैं। तो वो जो ग्रुप बना है उनका, जो अगर वो स्कूल में हैं तो वो एक साथ ही आगे पीछे की सीट पर बैठेंगे, उन्हीं से वो 4-5 बच्चे ही एक साथ घूमते हुए आपको नज़र आएंगे। वो शाम को मिलेंगे तो वही 4-5 होंगे, तो वो ग्रुप बनाते हैं, अपना एक सेपरेट ग्रुप बनाते हैं कि बस हमें आपस में ही एक साथ रहना है, बाकी हमें और लोगों से मतलब ही नहीं है। वो दूसरों को इतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं। तो वो जो ग्रुप बना है ना बच्चों का, वही गैंग है, उसी गैंग एज कहा जाता है। तो ये प्री गैंग क्यों कहा गया इसे? गैंग बनाने से पहले वाली एज है। प्री का मतलब होता है पहले, तो यानी कि ये प्री गैंग एज है। क्वेश्चन आ सकता है कि प्री गैंग एज क्या होती है, तो गैंग एज अलग है और प्री गैंग एज अलग है। प्री का मतलब होता है पहले, यानी कि गैंग बनाने से पहले वाली एज। तो गैंग जब बनते हैं वो लेटर चाइल्डहुड में बनते हैं, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था, जो इसके बाद की स्टेज है। इसमें बच्चा ये नहीं सोचता कि ये लड़की है तो मैं इसके साथ नहीं खेलूंगा, ना ये सोचता कि ये लड़का है तो मैं इसके साथ नहीं खेलूंगा। वो हर तरीके के बच्चों के साथ खेलता है, इसीलिए इसको प्ले एज कहा गया है। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज को प्ले एज कहा जाता है, इन्फेंसी को टॉय एज कहा जाता है, इसे प्री गैंग एज भी बोला जाता है। ये देखिए मैं साथ साथ आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत डीप में सीटेट इन्हीं से कहते हैं ना कि पता नहीं कहाँ से सवाल पूछा है,
अब अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आंसर दे पाएंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ बार बार कि प्रैक्टिस सेट बाद में, पहले कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अगली स्टेज पे चलते हैं। देखिए ये है लेटर चाइल्डहुड स्टेज। इसके बाद यानी कि उत्तर बाल अवस्था, 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे उत्तर बाल अवस्था में आते हैं, यानी कि लेटर चाइल्डहुड स्टेज में आते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें फिजिकल ग्रोथ सबसे कम होती है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे तेज ग्रोथ किस में होती है तो प्रीनेटल में, और सबसे कम ग्रोथ किस में होती है तो वो लेटर चाइल्डहुड है, ठीक है, ये वाली स्टेज है। इसमें फिजिकल ग्रोथ सबसे कम होती है, सभी से कम, मतलब कि जितनी भी हम स्टेज पढ़ रहे हैं ना उससे सबसे कम जो फिजिकल ग्रोथ होती है वो इसी स्टेज में होती है। अब देखिए लैंग्वेज का डेवलपमेंट, कितने 1000 वर्ड कम से कम बच्चा सीख जाता है, 1000 वर्ड्स वो बोलना सीख जाता है। अब देखिए फिजिकल एक्टिविटीज़ वो ऐसी करता है जैसे एक युवा की तरह, मतलब 6 से 11 साल के बच्चे अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं, उनकी मेंटेलिटी ऐसी हो जाती है, लेकिन वो बड़े होते नहीं हैं, ठीक। अब वो ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई और कंपेयर करना सीख जाते हैं, उनको समझ आता है कि इन दोनों में क्या चीज़ डिफरेंट है क्या नहीं है, तो वो क्लासीफाई और कंपेयर करना ऑब्जेक्ट को सीख जाते हैं। अगला पॉइंट आता है कि जो रोल ऑफ फैमिली है वो कम हो जाता है, पेरेंट्स कम हो जाते हैं, पीयर्स उसके लिए ज़्यादा हो जाते हैं। देखिए इसे मैंने बताया था वो प्री गैंग एज थी और ये गैंग एज होती है। गैंग मैं आपको समझा चुकी थी कि गैंग क्या होता है, जब बच्चे अपने फ्रेंड्स का एक सेपरेट ग्रुप बना लेते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं, उसे गैंग बोला जाता है। तो लेटर चाइल्डहुड स्टेज भी वही है कि गैंग एज है। तो गैंग एज है यानी कि यहाँ पे फ्रेंड्स ज़्यादा होंगे और पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंडशिप विद सेम जेंडर का मतलब क्या है। फ्रेंडशिप विद सेम जेंडर का मतलब है कि अगर लड़का है तो वो लड़के के साथ ही खेलेगा, अगर लड़की है तो वो लड़की के साथ ही खेलेगी, तो इसलिए गैंग्स बन जाते हैं, इसीलिए इसे को गैंग एज कहा गया है, ठीक है। तो गैंग एज, प्री गैंग एज, ये आपको ध्यान रखना है। फैमिली का रोल इसमें और कम हो गया, फ्रेंड्स का रोल ज़्यादा हो गया। तो आई होप आपको यहाँ तक स्टेजेस समझ में आई होंगी। नेक्स्ट और जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है वो है एडोलेसेंस, ठीक है। तो एडोलेसेंस स्टेज से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। एडोलेसेंस यानी कि युवावस्था, ये युवावस्था होती है और इसमें 11 से 18 वर्ष तक के बच्चे इस स्टेज के अंदर आते हैं। तो इसका यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है सडन रैपिड ग्रोथ। सडन रैपिड ग्रोथ का मतलब है कि यहाँ पे वृद्धि एकदम बहुत तेज़ी से होगी, बच्चा बहुत तेज़ी से बढ़ता है, शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। लेटर चाइल्डहुड में सबसे कम हो गया था, लेकिन एडोलेसेंस में आते ही बच्चा बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू कर देता है। इस स्टेज में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बिहेवियर में भी बच्चे के चेंज आ जाता है, उसके फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आता है, स्यूडो मैच्योरिटी की एज हो। देखिए इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे कि ना तो बच्चा इसमें बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है, तो बड़ा भी नहीं हुआ है और छोटा भी नहीं रह गया है, तो इसीलिए इसको सूडो मैच्योरिटी कहा गया है, ठीक है। बच्चा अपना रोल मॉडल यहीं पे बनाना स्टार्ट करता है, जैसे कोई हीरो हुआ या फिर कोई टीचर हुआ, उसको अच्छा लगा तो वो उसकी तरह एक्टिंग करना शुरू कर देगा, उसी की तरह बनने की कोशिश करेगा। सपोज़ उसे किसी टीचर का स्टाइल अच्छा लग गया तो वो ये सोचता रहता है, अपने अंदर भी वही चेंजेस लाने की कोशिश करता है, उसे फॉलो करता है एक तरीके से कि अच्छा इन्होंने ऐसे कपड़े पहने तो मैं भी ऐसे ही ड्रेसिंग सेंस रखूँगा अपना। बच्चे को कुछ कुछ आदतें किसी की मतलब किसी से बहुत प्रभावित हो जाते हैं, किसी की पर्सनालिटी से, किसी के वे ऑफ टॉकिंग से। तो इस तरीके से जब बच्चा प्रभावित होता है ना तो वो अपना रोल मॉडल बनाना स्टार्ट कर देता है। वही चाहे वो कोई हीरो हो, कोई साइंटिस्ट हो या कोई टीचर हो उसका, या कोई फैमिली मेम्बर हो, किसी को भी देख के मतलब आता है, ये बच्चे के अंदर फीलिंग आती है रोल मॉडल बनाने की। अब देखिए इमोशनल सपोर्ट रिक्वायर्ड। अब देखिए बच्चे के अंदर ना स्टेज पे हार्मोनल चेंजेस बहुत तेज़ी से होते हैं, तो उसको थोड़ा सा वो डिप्रेस्ड भी रहने लगता है, कभी कभी अपनी जो मतलब इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ये और कुछ नहीं है, सिर्फ हार्मोनल चेंजेस की वजह से उसके साथ होता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा होता। तो मैं इस
कि मैं इस कंडीशन से कैसे निकलूं, तो वहाँ पे उसे किसी की इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। कई बारी हमें भी ऐसा लगता है ना कि लाइफ बहुत अजीब चल रही है, तो हमें किसी के इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ये स्टेज भी सेम ऐसी है कि बच्चा अपने आप को अकेला फील भी करता है, कभी कभी वो बहुत इमोशनल हो जाता है, अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर सकता, वो पेरेंट्स से खुल के बात नहीं कर पाता। तो इसीलिए वहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, मैंने मेंशन किया है कि इमोशनल सपोर्ट की नीड यहाँ इस स्टेज में सबसे ज़्यादा होती है। तो उसका फ्रेंड सर्कल जो होता है, अब कई बारी फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा हो जाता है कि वो बच्चा बहुत कामयाब हो जाता है, लेकिन कई बारी फ्रेंड सर्कल बहुत ख़राब भी हो सकता है। तो ख़राब होने की वजह से क्या होगा कि बच्चा गलत डायरेक्शन में जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे ड्रिंकिंग, स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं इस एज में। अगर पेरेंट्स और टीचर्स उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो अपने पीयर ग्रुप में रह के, अपने फ्रेंड्स के साथ रह के कुछ एडिक्शंस उन्हें लग जाती हैं, वो एडिक्ट हो जाते हैं चीज़ों के। तो वो ड्रिंकिंग, स्मोकिंग करने लगते हैं, यानी कि शराब पीना और सिगरेट पीना ये स्टार्ट कर देते हैं। तो कुछ गलत आदतें भी उनके साथ हो सकती हैं। तो ये स्टेज बहुत इम्पॉर्टेंट है पेरेंट्स टीचर्स दोनों के लिए। इस स्टेज पे बच्चे पर बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। अब देखिए, पीयर्स ज़्यादा, ये मैंने अभी आपको बता दिया, पीयर्स ज़्यादा हो जाते हैं, फ्रेंड्स ज़्यादा हो जाते हैं, टीचर्स पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट कम होता है। अब देखिए, स्टैनले हॉल ने इस एज को क्या कहा है। स्टैनले हॉल ने इस स्टेज को कहा है एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, यानी कि आंधी व तूफान की अवस्था। वो ये एडोलेसेंस यहीं तक ख़त्म होता है। एक ये क्वेश्चन बन सकता है कि स्टैनले हॉल ने कौन सी एज को स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज कहा है, तो वो है एडोलेसेंस। उसके बाद क्रिमिनल एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो सकती हैं, बच्चे पे अगर ध्यान ना दिया जाए तो। बच्चे पीयर ग्रुप्स में ज़्यादा रहते हैं और अपने पीयर्स की सुनते हैं, मतलब उनके साथ ही अपनी सारी चीज़ें शेयर करते हैं। पेरेंट्स टीचर्स का रोल बहुत कम हो जाता है, लेस हो जाता है। अब आज ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है।